हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अवयव। इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं आज। और इसका मतलब क्लास हम कुछ क्लास करा चुके थे, लेकिन आज हम लोग फुल इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि अवयव क्या है। और इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। अवयव के बारे में जानेंगे और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, अवयव के कोटि के बारे में जानेंगे। यानी कि अवयव का आज फुल इंट्रोडक्शन होगा और फिर इसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आज की क्लास में केवल अवयव के इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन होगा आज। तो आज के क्लास को आप लोग देखना ना भूलें। और आपसे निवेदन है कि आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो को फॉरवर्ड करें और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज के टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है अवयव। चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है अवयव, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में मैट्रिक्स, ठीक है। और ये क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th, ये क्लास 12th के लिए है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अवयव क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अवयव है क्या। यानी कि सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा अवयव के बारे में कि अवयव है क्या। तो अवयव हम उसको कहते हैं जिसके संख्या या फलन, ठीक है, एक आयताकार सारणी के रूप में रहता है, ठीक है। जैसे आयताकार सारणी कहने का मतलब क्या है कि वो किसी बड़ा ब्रैकेट के अंदर रहेगा या फिर छोटा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है। सारणी कहने का मतलब है कि किसी बड़ा ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स रहेगा या फिर छोटा ब्रैकेट के अंदर रहेगा। यानी कि संख्याओं या फलनों या फलनों की आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? अवयव संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, ये बराबर हम ले लिए आयताकार का रहा है, छोटा बड़ा कोष्ठ भी ले सकते हैं और छोटा कोष्ठ भी ले सकते हैं। तो 2 4 6 8 9 7 5 4 3 फिक्स नहीं है, कोई भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं, ठीक है। यानी कि आयताकार सारणी होना चाहिए और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम ए से या अल्फाबेट में 26 लेटर है, 26 लेटर से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन वो लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। एक्स लेना है तो एक्स कैपिटल हो जाएगा, वाई लेना है तो वाई भी कैपिटल होना चाहिए। कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर लेना है तो यहाँ पे वो आपका कैपिटल होना चाहिए, ना कि स्मॉल। स्मॉल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। यानी संख्याओं या फलनों के आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग अगर इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए बराबर में इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2 4 6 8 9 7 5 4 3, ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अवयव को दर्शाने का तरीका क्या है? बड़ा कोष्ठ ले सकते हैं या फिर छोटा कोष्ठ ले सकते हैं। ये दो कोष्ठ हम ले सकते हैं, ठीक है।
अब आते हैं, इसी में आता है एक पंक्ति, ठीक है, एक आता है पंक्ति जिसको कहते हैं हम रो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। एक रो होता है और एक होता है कॉलम, यानी कि इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल ए बराबर में इसको हम साइड में कर देते हैं, 2 4, 2 ही ले लेते हैं, 3 5, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। और एक होता है यहाँ पे देखिएगा पंक्ति, या पहले रो लिख देते हैं, रो, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ये हो गया। ये क्या होता है, फिर होता है एक कॉलम, कॉलम होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्तंभ, स्तंभ। तो देखिएगा कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो रो कहने का मतलब क्या, हॉरिजेंटल लाइन, यानी हॉरिजेंटल लाइन कहने का मतलब जो सूता होता है, यानी कि नीचे वाला सतह को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल कहते हैं। और जो वर्टिकल होता है वो खड़ा होता है, यानी सीधा खड़ा होता है। जैसे हॉरिजेंटल क्या मतलब, ये लाइन हो गया, सोया हुआ लाइन हो गया, यानी हॉरिजेंटल मतलब सीधे प्लेन में रहेगा। और वर्टिकल कहने का मतलब क्या, खड़ी लाइन, ठीक है, यानी कि खड़ा लाइन जो होगा वो वर्टिकल होगा। यानी कॉलम कहने का मतलब क्या, वर्टिकल, और रो कहने का मतलब हॉरिजेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा रो, इसमें पहचानने का तरीका क्या है, इसमें आपको कहेगा कि रो कितना है और कॉलम कितना है। तो इसमें रो कहने का मतलब क्या, सोया हुआ, यानी कि सोया हुआ भाग कौन सा है, तो ये है ना, और एक ये है, ठीक है, ये सोया हुआ भाग है, यानी कि एक रो, दो रो, दो रो हो गया। अब कॉलम इसमें कहेगा तो कॉलम क्या, खड़ी लाइन, यानी खड़ा वर्टिकल होना चाहिए, तो वर्टिकल में 1 और 2, यानी कि 2 रो हो गया और 2 क्या हो गया, कॉलम हो गया। 2 रो और 2 कॉलम, इसको दर्शाने का तरीका है, सबसे पहले रो लिखते हैं तब उसके बाद कॉलम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। रो कहने का मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, कॉलम कहने का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल लाइन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब रो कहने का मतलब है कि कोई आपका वस्तु दिया हुआ है तो वो आपको मतलब वर्टिकल ना हो करके हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में होना चाहिए, तो उसको हम लोग रो कहते हैं। और कोई वर्टिकल लाइन में अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो ये है अवयव में रो और कॉलम को पहचानने का तरीका, यानी कि जो सीधा रहेगा यानी सोया हुआ रहेगा वो समझिए कि क्या हो गया, रो हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो रहेगा वो आपका रो हो गया, और वर्टिकल लाइन में जो रहेगा वो आपका कॉलम हो गया, यानी C1 C2 और R1 R1 R2, ठीक है। यानी इसी को हम लोग रो और क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अवयवों की संख्या। अगर आपको कोई अवयव दिया रहेगा तो उसमें से अवयव की संख्या कैसे निकालिएगा, ठीक है, अवयव की संख्या ज्ञात करने के लिए दे दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिया रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक है अवयवों की संख्या, ठीक है, ये आपका दिया रहेगा। अवयवों की संख्या कैसे निकलेगा, तो याद रखिएगा, अवयवों की अगर संख्या निकालने के लिए कहेगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें नंबर ऑफ रो और क्रॉस में कॉलम नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों को गुना कर दीजिए, आपका अवयवों की संख्या निकल जाएगा। जैसे में अगर आपको दिया रहेगा 2 4 6 8 9 5, ठीक है, ये दिया है आपका। अब इसमें बताइए आप लोग कि रो कितना है और कॉलम कितना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे एक ये रो हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और एक ये रो हो गया, ये भी हॉरिजॉन्टल में है, यानी R1 और R2, ये 2 रो हो गया।
कॉलम कितना है, तो कॉलम 3 गो है, एक ये हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया, यानी C1 C2 और C3। कॉलम 3 गो है, रो 2 गो है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, तो रो यहाँ पे 2 हो गया, क्रॉस में कॉलम कितना है, तो कॉलम यहाँ पे 3 गो है, तो हम यहाँ पे फिर कॉलम लिखेंगे 3, यानी 2 क्रॉस 3 हो गया। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या में हम क्या बताते हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो इंटू में कॉलम को गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, अवयवों की संख्या। तो रो कितना है, तो रो यहाँ पे 2 है, तो 2 और गुना में 3 है गया कॉलम, तो 3 कर दिए, तो 2 तिया 6, यानी कि अवयवों की संख्या आपका कितना निकल गया, 6 निकल गया। इस प्रकार से हम अवयवों की संख्या निकालते हैं। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को गुना कर दीजिएगा तो अवयवों की संख्या निकल जाएगा। और रो कहाँ से निकालना है, जो हॉरिजॉन्टल में होगा, अवयव के अंदर जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल में होगा उसको रो कहेंगे, और जो वर्टिकल में होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कॉलम कहेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी खत्म होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, उसमें कहता है आपको कि अवयव की कोटि, ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, ये हम पिछले क्लास में आप लोग को बता दिए थे। ठीक है, जब मतलब पेज पर बताया गया था, लेकिन आज हम इसको फुल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो उसमें इसको भी डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो अवयव की कोटि में क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे अवयव की कोटि कहता है, जैसे कोई अवयव दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका हम कोटि कैसे पता करेंगे, समझे। जैसे कोई अवयव दिया है यहाँ पे ए बराबर में 2 4 6 8 7 5 3 1 और 4, ये ले लेते हैं, या 9 ले लेते हैं, 9 नहीं है, 9 ले लिए। ठीक है, अब इसमें कहता है कि अवयव की कोटि ज्ञात करें। तो कोटि कहने का मतलब क्या, ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि वो कितना उसमें रो है और कितना उसमें कॉलम है, यही पता करना है हमको। अवयव की कोटि में हमको क्या करना है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम पता करना है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो और क्रॉस में नंबर ऑफ कॉलम करना है, नंबर ऑफ कॉलम करना है। ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम करना है इसमें। तो इसमें अवयव की कोटि करने का मतलब क्या, कि हमको ऑर्डर ज्ञात करना है कि ये कितना कितना के ऑर्डर में है, यानी इसमें रो कितना है और इसमें कॉलम कितना है। तो देखिएगा यहाँ पे रो कितना है, तो एक यहाँ रो है, एक यहाँ रो है और एक यहाँ रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो ये रो हो गया, यानी कि R1 R2 और R3 हो गया, 3 गो रो हो गया। एक यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यानी कि 3 कॉलम भी हो गया। ठीक है, यानी C1 C2 और C3। तो इसका ऑर्डर कितना निकलेगा, तो ऑर्डर कहने का मतलब क्या, सबसे पहले रो लिखा था, तो रो कितना है, तो रो की संख्या 3 गो है, क्रॉस नंबर ऑफ रो लिख दिए पहले, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिख रहा है, तो कॉलम कितना है, तो कॉलम भी 3 गो है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। यानी कि इसका ऑर्डर कहेगा कि अवयव, इस अवयव की कोटि कितना हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अवयव की कोटि, अवयव की कोटि बराबर में कितना हो गया, 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई आपका अवयव दिया हुआ रहेगा, यानी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसका आपको ऑर्डर निकालने के लिए कहेगा, यानी कोटि निकालने के लिए कहेगा, तो कोटि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और क्रॉस में कर देना है नंबर ऑफ कॉलम, बात खत्म। ये है अवयव की क्या कोटि है, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के क्रॉस करेंगे तो उसी को हम अवयव की कोटि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बताया गया है, इसमें रो 3 गो था तो यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ कॉलम कितना था, तो 3 था, तो कॉलम भी 3 लिख दिए, तो अवयव की कोटि कितना हो गया, 3/3 हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स,
यानी किसी भी अवयव में आप एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे कि ये एलिमेंट्स कहाँ पे है, ये एलिमेंट्स कहाँ पे लोकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कहने का मतलब क्या है, एलिमेंट्स मतलब अवयव होता है, अवयव का लोकेशन यानी कि अवयव का लोकेशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, जैसे मैं आपको सब पूछ ही देगा, या लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक सूत्र होता है, लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक सूत्र होता है ए आई और जे। ठीक है, जहां आई जो है, आई बराबर होता है रो, और जे जो है वो किसको डिनोट करता है, तो रो जो है, जे जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, ये कॉलम को डिनोट करता है, यानी कि ए आई जे ये लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक सूत्र है। ठीक है, यानी इसमें आई जो है वो रो को डिनोट करता है और जे जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। रो यानी कि पंक्ति को और कॉलम यानी कि स्तंभ को। इतना तो क्लियर है कि लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ए आई जे जो है वो आई ए आई जे में है, आई जो है रो को डिनोट करता है और जे जो है कॉलम को डिनोट करता है। ठीक, इतना तो क्लियर हुआ। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट, कोई आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे में अगर आपको दे दिया जाए कि A12 और नीचे दिया रहेगा अवयव, इसका लोकेशन बताइए, तो इसका आप लोकेशन कैसे बताइएगा, चाहे यहाँ पे पहले ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए बराबर, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ए बराबर में 2 5 7 3 4 6 5 4 2। ठीक है, इतना हो गया। या फिर ऐसा नहीं लेते हैं, इसको हम ए के रूप में ही लिखते हैं। ठीक है, ए के रूप में ही लिखते हैं, यानी कि इसको और छोटा करिएगा, यानी कि 2/3 के हम ले लेते हैं, क्या ऑर्डर ले लेते हैं। यानी कि रो कितना होना चाहिए, 2 रो होना चाहिए और 3 को क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं 2 4 6 8 7 5। ठीक है, 2 रो हो गया ना, यानी कि एक हो गया R1 यहाँ और एक हो गया R2 यहाँ। ठीक है, अब यहाँ हो गया C1 C2 और C3। ओहो, हमको ए के रूप में लेना है तो हम अंक ले ले रहे हैं, ए ले लेते हैं, ए के रूप में ले लेते हैं, यानी कि यहाँ ए ले लिए, यहाँ भी 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 ए ले लिए। अब हम इसको दर्शाएंगे कैसे, तो पहले हम लिखते हैं क्या, आई है ए आई जे के रूप में, तो आई हमारा क्या है, रो है, तो रो हमको कितना है, R1 है, तो यहाँ पे 1 कर दिए। ठीक है, यहाँ क्या कर दिए, 1 कर दिए। अब आता है जे, तो जे क्या है, कॉलम, तो जे कितने कॉलम कितने कॉलम में है, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि A11 कॉलम हो जाएगा। और इसमें पहले आएगा 1 क्योंकि रो पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा कॉलम। इसमें भी क्या होगा, पहले रो आएगा फिर उसके बाद आएगा कॉलम। ये दूसरा रो में है तो दूसरा रो में 2 2 कर दिए पहला ही सब में, फिर ये पहला कॉलम है तो पहला लिख दिए, दूसरा कॉलम तो दूसरा लिख दिए, तीसरा कॉलम तो तीसरा लिख दिए, बस बात खत्म है। अब यहाँ से आपको पूछेगा कि A22 का लोकेशन बताइए। इसका लोकेशन ज्ञात करने के लिए कहेगा कि इस एलिमेंट्स का जो है वो अवयव के अंदर लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है। तो इसमें आप लोग बताइएगा कि ये जो है ये दूसरा रो के, यानी कि दूसरा रो के दूसरा कॉलम में है कि नहीं है, ये दूसरा रो है, रो दूसरे ना है, ये दूसरा रो के अभी दूसरा कॉलम भी है, तो दूसरा रो के दूसरा कॉलम में क्या है, A22 है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा A23, तो ये दूसरा रो के तीसरा कॉलम में है, दूसरा रो के तीसरा कॉलम में है,
है कि नहीं। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे कि कौन एलिमेंट्स अवयव के अंदर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, यानी लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम ये जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स जो है वो अवयव के अंदर कहाँ पे स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जांच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगर इसमें पूछ दिएगा A12 कहाँ पे है, A12 का आपको दर्शाने के लिए कहेगा कि A12 कहाँ पर है, कितने कॉलम में है, कितने रो में है। तो ये पहला रो के दूसरा कॉलम में है। ठीक है कि नहीं, पहला रो है और दूसरा कॉलम है, यानी A12। ठीक है, यहाँ पे खुद पहचाना रहा है, आई की जगह पर 1 है, जे की जगह पर 2 है। आई डिनोट करता है रो को और जे डिनोट करता है कॉलम को। तो इसका मतलब कि पहला रो के दूसरा कॉलम में है A12। ठीक है, ये टॉपिक हुआ क्लियर आपका, लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है आपका अवयव का प्रकार। ठीक है, अब आता है आपका अवयव का प्रकार। यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का प्रकार। अवयव का प्रकार है, इसमें आपका आता है पहला में स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव समझिएगा ध्यान से। ठीक है, स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ अवयव, एकदम आसान है, ये समझना कोई भारी बात नहीं है। स्तंभ अवयव कहता है कि इसमें केवल एक ही स्तंभ होना चाहिए, यानी कि कॉलम जो है वो एक होना चाहिए, लेकिन जो रो है, रो की संख्या इसमें कोई मायने नहीं रखता है। रो कितना भी हो, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। रो से हमको कोई इसमें मतलब नहीं है। यानी कि इसका कहनाम है कि जिस अवयव में जिस अवयव में रो कॉलम की संख्या एक हो, कॉलम की संख्या एक हो तो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। स्तंभ अवयव कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान है। जिस अवयव में कॉलम की संख्या एक हो तो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल में इसको ले लेते हैं, ए बराबर में हो जाएगा, कॉलम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। रो से हमको कोई मतलब नहीं है, रो इसमें 10 गो हो, 20 गो हो, लाख हो, 2 लाख हो, कितना भी हो, बस स्तंभ इसका, कॉलम इसका एक होना चाहिए। तो 2 4 6, ये कॉलम एक हो गया, लेकिन रो देखिए 3 गो यहाँ पे रो है, यानी कि इसका अगर हम ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा। तो ये देखिए, तो एक रो है, 2 रो है, 3 रो है, यानी कि 3 गो रो है और कॉलम कितना है, तो कॉलम एक गो है। इस प्रकार के अगर ऑर्डर दिया रहेगा तो वो समझिएगा स्तंभ अवयव है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x बराबर में अगर लीजिएगा तो x बराबर में ले लेते हैं √3 √2 माइनस में 1। इसमें भी देखिएगा, तो इसमें भी देखिएगा तो एक ही कॉलम है लेकिन रो 3 है। ठीक है, तो इसमें भी हो जाएगा क्या, 3 क्रॉस 1, 2 गो भी रो रहेगा और एक कॉलम रहना चाहिए केवल। रो से हमको कोई इससे मतलब नहीं है, रो इसमें लाख होगा, करोड़ होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस इसमें कॉलम एक होना चाहिए, यानी कि स्तंभ एक होना चाहिए। तो इस अवयव को हम क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे। अब सेकंड आता है, सेकंड टाइप इसका अवयव का सेकंड टाइप जो है वो आता है, सेकंड टाइप आता है आपका सेकंड आता है आपका रो मैट्रिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पंक्ति अवयव। एकदम आसान है। दूसरा टाइप आता है इसका पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव यानी कि यहाँ पे हो जाएगा
रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स। इसमें क्या कहता है, पंक्ति अवयव में सेकेंड टाइप जो है पंक्ति अवयव। जिस प्रकार से कॉलम वाला में देखे थे, कॉलम मैट्रिक्स में देखे थे कि इसमें केवल कॉलम मैट्रिक्स में क्या कर रहा था कि उसमें केवल एक ही कॉलम होना चाहिए, बाकी रो से हमको कोई मतलब नहीं है। अब इसमें क्या कहता है रो मैट्रिक्स में, इसमें कहता है कि जिस अवयव में रो की संख्या एक हो, उसमें कॉलम की संख्या एक था, अब इसमें रो मैट्रिक्स में रो की संख्या एक होना चाहिए, बात खत्म है। रो की संख्या एक हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे, बात खत्म, ठीक है। यानी कि रो की संख्या इसमें एक होना चाहिए तो उसको हम पंक्ति अवयव कहेंगे, यानी रो मैट्रिक्स कहेंगे। यानी पंक्ति की संख्या एक होनी चाहिए तो उसको हम लोग पंक्ति अवयव कहेंगे, और स्तंभ की संख्या अगर एक होगा तो उसको हम लोग स्तंभ अवयव कहेंगे। यानी कि कॉलम मैट्रिक्स में क्या कहता था, इसमें कॉलम एक होना चाहिए, लेकिन हमको अति से मतलब है, रो से हमको कोई मतलब नहीं है, रो अनेक होना चाहिए, रो अनेक हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बस स्तंभ एक होना चाहिए, यानी कि कॉलम एक होना चाहिए। तो उसी प्रकार इसका भी क्या नाम है कि इसमें रो एक होना चाहिए, कॉलम से हमको कोई मतलब नहीं है, कॉलम कितना भी हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2 4 6, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, रो एक होना चाहिए, यानी कि एक रो में कितना है, 3 है, कॉलम 3 है कि नहीं, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेकिन रो कितना है, एक है, ठीक है। नेक्स्ट इसको x बराबर ले लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 2 5 6 7, ठीक है, 5 6 7। इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी रो की संख्या एक है, लेकिन इसका कॉलम कितना है, 3 है, 1 क्रॉस 3। ये हो गया रो मैट्रिक्स। यानी कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जिसमें एक कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें एक रो होगा उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे, बात खत्म है। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड में, तो थर्ड आपका कहता है, थर्ड टाइप जो है उसको हम लोग वर्ग अवयव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, जिसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो ऐसा अवयव लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको शॉर्टली समझ लेते हैं या फिर लिख ही लेते हैं। ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रो, यानी कि इसमें का नाम है कि नंबर ऑफ रो, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर होगा तो समझिए कि वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल जो होगा, इसमें ऑर्डर में जो है, ऑर्डर में रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होगा। जैसे यहाँ पे ए बराबर में है 2 4 6 8, इसमें देखिएगा दो ही रो है और दो ही कॉलम है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। देखिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है, इसका मतलब कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक्स बराबर में 2 4 6 8 7 5 3 2 1 ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक रो, 2 रो, 3 रो और एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, यानी कि 3 गो रो है और इसमें 3 क्या है, कॉलम है। तो 3 क्रॉस 3 का हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब है कि जिसके ऑर्डर में जो है
यानी ये ऑर्डर जो है, अगर इस ऑर्डर में रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों अगर बराबर होगा तो इसका मतलब कि वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग अवयव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसका रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो तो उसे हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप आपका है विकर्ण अवयव, एकदम आसान है वो भी। तीन हो गया, 4 नंबर। 4 नंबर में आता है आपका विकर्ण, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव जिसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या है, तो विकर्ण अवयव क्या है, तो ये भी एक वर्ग अवयव ही होता है, यानी कि ये भी, इसमें भी रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज होता है, ये क्या कि इसका जो होता है विकर्ण को छोड़ करके बाकी सब जीरो होना चाहिए, यानी इसमें इसमें सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, यह एक वर्ग अवयव, यह एक वर्ग अवयव होता है, यह एक वर्ग अवयव होता है, लेकिन इसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सब शून्य होता है, बाकी सब शून्य होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा यहाँ पे, यह एक वर्ग अवयव होता है लेकिन इसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सब शून्य होता है। एग्जाम्पल इसका कहता है, ये बराबर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में 2 0 0 0 3 0 0 0 5, देखिएगा यहाँ पे कितना का है, तो 3 क्रॉस 3 का है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ये एक वर्ग अवयव है, लेकिन इसमें देखिएगा बाकी सब जीरो है, बट इसका विकर्ण जो है, विकर्ण देखिए क्या है, विकर्ण में केवल विकर्ण को छोड़ करके बाकी सब जीरो है, इसका मतलब ये विकर्ण अवयव है, यानी विकर्ण में जो है डिजिट वो जीरो को छोड़ करके 1 से 9 तक होना चाहिए। ठीक है, और बाकी सब जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब ये विकर्ण अवयव है, यानी विकर्ण को छोड़ करके बाकी सब जो होता है वो शून्य होता है, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। ये एक वर्ग अवयव ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर। तो 5वां नंबर आता है आपका विकर्ण हो गया, और 5 नंबर में आपका आता है अदिश अवयव। 5 नंबर में आपका आता है अदिश अवयव। ठीक है, 5 नंबर में आता है आपका अदिश अवयव। और एक 6 आता है आपका तत्समक, ये हम एक ही बार में समझा दे रहे हैं। ठीक है, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका 7 नंबर में शून्य अवयव। शून्य अवयव तो एकदम आसान है, शून्य अवयव सब आसान है, एकदम समझने के लिए केवल है। अदिश अवयव क्या कहता है, अदिश अवयव कहता है कि अदिश अवयव कहता है कि यह एक विकर्ण अवयव होना चाहिए, यानी कि यह वर्ग अवयव भी होना चाहिए और विकर्ण अवयव भी होना चाहिए, लेकिन इसमें विकर्ण जो होता है, इसमें विकर्ण क्या होता है, सेम होता है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा इसका एग्जाम्पल, ये बराबर में एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। 2 0 0
0 2 0 0 0 2। कहने का मतलब है कि इसमें विकर्ण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। यहाँ 2 है तो बाकी सब 2 होना चाहिए, यहाँ 1 रहेगा तो बाकी सब 1 होना चाहिए, यहाँ √2 है तो √2 होना चाहिए। यानी कि विकर्ण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। ठीक है, अब आता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या है, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो इसके एग्जाम्पल, ये तो एकदम आसान है, ये इसको समझने में कोई ज़्यादा भार नहीं है। ठीक है, इसका 2 ही एग्जाम्पल ही होगा, यानी कि 1 0 0 0 1 1 सॉरी 0 और 0 0 1। ये कहता है तत्समक अवयव जिसका विकर्ण जो है उसमें केवल एक होना चाहिए, जिसमें केवल एक होना चाहिए। ठीक है, जिसमें केवल एक होना चाहिए उसको हम लोग तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य अवयव, जिसमें हर एक एलिमेंट्स जो है वो शून्य होना चाहिए, और इसमें विकर्ण के एलिमेंट्स जो है एक होना चाहिए, बाकी सब शून्य होगा वो चलेगा। ठीक है, तो बाकी सब शून्य होगा लेकिन इसमें एक होना चाहिए विकर्ण, उसी को हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव। और अदिश अवयव क्या कहेंगे, जिसमें विकर्ण जो है वो एक समान होता है तो उसको हम लोग अदिश अवयव कहते हैं। इस प्रकार से 7 प्रकार था अवयव का, और ये आपका खत्म होता है 7 प्रकार। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, और आगे कल से आपका एक्सरसाइज इसका स्टार्ट होगा 3.1। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, और हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, हमें सपोर्ट करते रहें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।